किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के बाद 2 मिनट तक आपका जोश, आपका उत्साह जगा रहता है और 2 मिनट बाद आप फिर से ठंडे हो जाते हैं। 2 मिनट कहें या 2 दिन कहें, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशनल वो होना चाहिए जो निरंतर है, जो जीवन पर्यंत रहे। और ऐसा मोटिवेशनल आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता, ना ही किसी स्पीच से मिल सकता है। ऐसा मोटिवेशनल जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस्य को ख़त्म करना होगा। आलस्य की जड़ को समझकर उसकी जड़ को ही उखाड़ कर फेंकना होगा। उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो शाश्वत रहेगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकत और कमजोरी से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर आदमी क्या जोशीला, उत्साह से भरा हुआ नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से बहुत ही ताकतवर होते हैं, जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन वो फिर भी आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो चाहे वो झट से कर दे, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाता। तो एक बात समझ में आ गई, ताकत से आलस्य का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से जन्म लेते हैं। और एक बार अगर आप उस केंद्र को समझ जाते हैं कि जोश कहाँ से पैदा होता है, तो जीवन भर आपको आलस्य कभी छू नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसमें कि आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेट रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय टनकपुर के गांव में राजेश अपने पिता के साथ रहा करता था। राजेश अभी शादीशुदा नहीं था और अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी में अक्सर उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ राजेश शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर राजेश उस काम को अकेला ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पे गाय और भैंसें पाला करती थी, जिनका दूध पीकर राजेश बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी वजह से गांव में कोई भी राजेश और उसके परिवार के साथ पंगा या झगड़ा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो भी खेतीबाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका बहुत सा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव में आकर ले जाया करते थे। इसलिए गांव वालों को अपने खाने पीने की चीज़ उगाने के लिए खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में देने के बाद उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचता था। इसलिए ज़्यादा मेहनत करके वो अपने लिए पूरे साल का अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि राजेश के पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो खेतीबाड़ी के काम में बड़े ही अनुभवी व्यक्ति थे। कौन सा फसल कब लगाना है, उसमें कितना पानी देना है, उसमें कितनी मेहनत चाहिए, यह सब राजेश के पिता को भली भांति पता था और वो मेहनत करने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटते थे। ठंडी के समय में वो अपनी फसल को पानी देने का काम वह बड़े ही आसानी से कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी और उनके देखने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसलिए फसल को रात में पानी देना बहुत ही जोखिम भरा काम होता था, क्योंकि फसल में बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे राजेश के पिता की जान को खतरा बढ़ जाता था। जैसे कि बहुत बार उनकी फसलों में सांपों को देखा गया था। इसलिए राजेश की माँ बहुत ही चिंतित रहती थी और वो राजेश को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बहुत बूढ़े हो चले हैं, अब सारा काम काज, सारी फसल की जिम्मेदारी तुम्हें अपने सर लेनी चाहिए। जरा तुम सोचो कि घर में जवान बेटे के होते हुए भी बूढ़ा पिता खेतों में काम करता घूमे। ये बात अच्छी नहीं लगती। यह तुम में इतनी ताकत है, तुम इतने मजबूत ताकतवर हो, तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? राजेश को उसकी माँ की इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते रहता, तरह तरह के खेल खेला करता, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी आगे कदम नहीं बढ़ाता। एक दिन जब राजेश के पिता फसल में पानी दे रहे थे,
तो आश्चर्यचकित रूप से तो एक सांप उनके पैर पर काट कर चला गया। उनके आसपास कोई भी मदद के लिए मौजूद नहीं था। वो बहुत जल्दी अपना काम बढ़ाते हुए अपने घर पहुंचे। रात का समय था और अस्पताल भी आसपास नहीं था। सबसे नज़दीक अस्पताल वहाँ के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूरी पर था। इसलिए आनंद सानंद में राजेश अपने पिता को लेकर नगर में जाता है और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। राजेश अपने पिता के मृत शरीर को लेकर घर वापस लौट आता है। उसके घर में सन्नाटा छा गया। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सके। घर में सिर्फ राजेश और उसकी माँ बची थी। अब पूरी जिम्मेदारी राजेश के कंधों पर थी। राजेश कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तक तो राजेश बेफिक्र हुआ करता था। अचानक से सभी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ गई। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी। फसल की देखभाल, फसल में पानी देना उसी का काम हो गया था। लेकिन राजेश के मन में एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना, ताश खेलना यही काम था। लेकिन समय ने करवट ले ली। वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उस गांव से लगान लेने के लिए आ पहुंचे। राजेश अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसलिए उसके खेतों में अनाज दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज हुआ था। आधे में से ज़्यादातर हिस्सा लगान के रूप में वसूल कर अंग्रेज अपने साथ ले गए। अब राजेश के घर खाने के भी लाले पड़ गए थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी थी। उसकी माँ को मांगना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि राजेश एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। ये देखकर राजेश की माँ को बहुत आघात पहुंचा। उसके सीने में एक दर्द सा होता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी है। वो अक्सर राजेश को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद राजेश कुछ देर तक जोश और उत्साह में रहता। वो सीधा कसी उठाकर खेत में पहुंच जाता। कुछ देर के बाद उसका जोश, उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता और वो फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती। एक दिन जब राजेश की माँ राजेश को चली खटी सुना रही थी, तो राजेश ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी चाहता हूँ कि मैं दूसरों की तरह अनाज उगाऊं, पर मैं क्या करूं? मेरा मन अपने वश में नहीं है। मैं रोज यही सोचकर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूंगा, अनाज उगाऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं इन चीज़ों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। यही सारी बातें राजेश का पड़ोसी भी सुन रहा था। राजेश का यह कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसे ही हालात हमारे बेटे के भी हुआ करते थे। किसी ने मुझे बताया पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। जब मैंने अपने बेटे को उससे मिलवाया तो पता नहीं उसने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा आकस्मिक रूप से एकदम बदल गया। आज वो बहुत मेहनत करता है। सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है। मैं खुद उसका ये बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने ऐसा क्या बताया था। तुम भी एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलना। वो कुछ पैसे तो नहीं लेता है। अगर तुम्हारा फायदा नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर राजेश की माँ ने राजेश से कहा, बेटा, तुम एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलो। उसके बाद अगर तुम्हारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता तो मैं सह लूँगी, लेकिन अपने स्तर पर तुम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है, इतने ताकतवर हो, फिर भी कोई काम नहीं करते। तुम एक बार उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलना। मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ सहायता तो तुम्हें जरूर वहाँ से मिलेगी। ये सुनकर राजेश अगले ही दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या बता देता है। उसकी समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं। बौद्ध भिक्षु उससे बताते हैं कि तुम रात में ये सोच कर सोते हो कि तुम्हें खेतों में काम करना है, लेकिन तुम अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाते हो। ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर राजेश कहता है, हे गुरुवर, मैं यही तो जानने के लिए आपके पास आया हूँ। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम 2 मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। 2 मिनट में तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह उठता है और फिर ठंडा हो जाता है। इसलिए तुम रात में तो सोच कर सोते हो,
लेकिन सुबह वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें केवल दुख ही देगा, क्योंकि तुम वो काम पूरा नहीं कर पाओगे, और पूरा नहीं करोगे तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह किसी काम का नहीं है। इसलिए कभी भी किसी बात पर आकाश मात्र रूप से जोशीले मत हो जाओ। अपने मन को शांत रखो और शांत प्रवृत्ति के साथ एक निरंतर जोश और उत्साह को पैदा करने की कोशिश करो। इसके लिए मैं तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम अपने जीवन पर्यंत जोश और उत्साह से भरे हुए रह सकते हो, तो तुम्हें किसी काम को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की तरफ हर एक दिन, हर एक रोज एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम एक दिन में खत्म नहीं करना है। यही सोच कर तो हम कभी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक ही दिन में अपने खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी नहीं उगा सकते। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है, इसलिए तुम रोज अपनी फसल उगाने की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे ही फसल उगाने की बारी आए तो तुम सबसे पहले एक दिन जाकर अपने खेतों को तैयार कर दो। उसके बाद धीरे धीरे हर एक दिन के साथ अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने के बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे तुम हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, तुम ये पाओगे कि तुम मंजिल के करीब पहुंच रहे हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे, वैसे वैसे तुम्हारा जोश और उत्साह बढ़ता जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे वो पहाड़ बहुत ऊंचा दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर उस पर चढ़ने का फैसला ही ना करे, लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है, तो उसके कदम खुद ब खुद जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका होता है। इसलिए पहला सिद्धांत, रोज अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओ, न ज़्यादा न कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस्य को दूर करता है वो है, हम बाहर का खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसलिए उन नशीले कणों का खात्मा बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए अगर तुम उन सभी नशीले कणों को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताऊंगा। रोज तुम्हें तिल का तेल लेना है और मुंह में भरकर उसका कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद उस तेल को तुम्हें बाहर फेंक देना है। यह प्रक्रिया तुम्हें 21 दिनों तक हर दिन 5 मिनट तक करना है। इसके बाद तुम्हारे शरीर में सारे नशीले कण खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे, तिल के तेल का कुल्ला हर सुबह 21 दिनों तक करना है। तीसरा सिद्धांत जो आपके आलस्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा वो ये है कि स्वाद को भुलाकर वो खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हम अक्सर उन चीज़ों को खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए जो भोजन हमें प्रकृति से मिलता हो, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी इत्यादि, इस तरह का खाना खाने से आपका शरीर आलस्य से दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा रहेगा। हम देखते हैं कि अक्सर आज की युवा पीढ़ी अपने स्वाद के लिए ही खाना खाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं से बनी होती हैं कि अगर आप उन प्रक्रियाओं को देख लें तो आपका खाने का भी मन ना करे। जैसे कि बाजार में चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह वगैरह, इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर में नशीले कणों का उत्पादन होता है। नशीले कण आपके पीठ से चिपक जाते हैं जो आपके अंदर आलस्य को पैदा करते हैं। इसलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना प्रदान करता है जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। अगला सिद्धांत जो समझने योग्य है वो ये है कि आप कर्म करने के लिए संसार में आए हैं, अपना पूरा योगदान दो। जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप संसार में कर्म करने के लिए नहीं आते तो आप निर्जीव होते, आप कोई पत्थर होते, कोई जीव जंतु होते, लेकिन आपको इंसान के रूप में एक जीवन मिला है जिसका आपको पूरा उपयोग करना होगा। आपको अपना योगदान इस संसार में देना होगा। आपको अपना कर्म भोग पूरा करना होगा, और कर्म भोग को पूरा किए बिना इस संसार में कहीं मुक्ति नहीं है। इसलिए अगर आप इस सिद्धांतों को समझ लेते हैं कि मेरा योगदान इस संसार में क्या है, मेरा कर्म भोग क्या है, तो आप खुद ब खुद अपने आलस्य को खत्म करके अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आखिरी बात है वो ये है कि हमारे बिना भी वह काम पूरा हो जाएगा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि उस काम को करने में हमारी क्या ज़रूरत है, जब इतने लोग
उस काम को करने के लिए पहले से ही मौजूद हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता, और ये सोचकर हम अपना योगदान उस काम में नहीं देते हैं। लेकिन अगर उस काम को हम अपनी जिम्मेदारी समझें, हम ये समझें ये काम मैं ही कर सकता हूँ और मेरे बिना यह काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और उसके बाद आप अपने आलस्य को ख़त्म करने के सक्षम को समझ पाएंगे और आप उसको दूर भी कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।